नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा आयोजित भव्य रक्षाबंधन के समारोह में शिरकत की गई। आपको बता दें कि इस बार 15,000 से अधिक बहनों ने उन्हें राखी बांधी। तो वहीं समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं मंत्री जोशी ने भावुक होकर कहा कि मैं केवल मंत्री नहीं, एक भाई भी हूं। उन्होंने बताया कि वह 2015 से अब तक 13,000 बहनों का बीमा अपने निजी खर्च पर करवा चुके हैं। समारोह में गढ़वाली, कमाऊनी और नेपाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ वीर नारियों की गरिमामयी उपस्थिति भी कार्यक्रम में रही। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मातृशक्ति को राष्ट्र की असली ताकत बताया। ये मेरी पत्नी की हर बहन मेरे हाथ में राखी बांधना चाहती है और मैं इन बहनों को विश्वास करता हूँ, विश्वास के साथ ये रक्षा क्षेत्र आप मुझे बांध रही हैं। आपके ये भाई हमेशा आपके इस बात पर खड़ा उतरेगा, हमेशा आपकी सेवा करेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर भूमि अब आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रगति में मिसाल बनेगी। आपको बता दें कि क्षेत्र में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने किसानों के साथ खेतों में उतरकर फूलों के बीज रोपण कर साझा खेती की भी इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारा है। तो वहीं आपको बताते चले कि विकासखंड पाबो के चोपड़ा गांव में करीब 170 नाली भूमि पर भी विकसित की जा रही यह परियोजना उत्तराखंड के बंजर खेतों को आबाद करने का आदर्श मॉडल बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि यहाँ मिलेट्स और फूलों की खेती की जाएगी और जिससे न केवल भूमि का पुनर्जीवन होगा बल्कि स्थानीय किसानों को आय का एक नया जरिया भी मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक क्लस्टर मॉडल में संगठित कर सामूहिक खेती की जा रही है और यह योजना उत्तराखंड के सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि बंजर खेतों को आबाद करने के लिए विशेष मुहिम का यह हिस्सा बनेगी। देखिए, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पाबो ब्लॉक में चोपड़ा और पाली गांव के बीच में वीर माधो सिंह भंडारी जी की जो क्लस्टर खेती योजना है कोऑपरेटिव विभाग की, ये इन तीनों गांव में आज इसका शुभारंभ हो गया है। हमारा ढिकाली गांव की भी ज़मीन यहाँ पे है, चोपड़ा गांव की भी यहाँ पे है और पाली गांव की भी। और 170 नाली ज़मीन पे जो है काम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि ये पहाड़ के लिए बहुत वरदान सिद्ध हो गई और जो हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सहकारिता विभाग और हम लोगों ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पहाड़ में जो खेती बंजर हो रही है उसमें वीर माधो सिंह भंडारी जी के नाम पे एक सामूहिक खेती का जो हमने अभियान चलाया है। आज पावो ब्लॉक में इसका शुभारंभ है। मैं कोऑपरेटिव विभाग के अपने गाँव के सभी माता बहनों का और इस समिति के सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। आज मेरे साथ में नवनिर्वाचित हमारे जिला पंचायत के सदस्य भी यहाँ पे हैं और गांव की सभी माता बहनें भी यहाँ पे हैं। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर पुलिस ने खुशहाल लांगा रोड में क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश और सुरक्षा के मद्देनजर सत्यापन अभियान को चलाया। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान के दौरान किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन किया गया। सत्यापन न कराने पर 11 मकान मालिकों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट में चालान कर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे 11 व्यक्तियों को थाने ले जाकर पूछताछ भी की गई। तो वहीं बताते चले कि नियम का उल्लंघन कर 10 लोगों के खिलाफ 81
पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 2,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि मानसून के आते ही शहर की सड़कों और नालों की हालत इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जल भराव, जाम और गंदगी से राजधानी की स्थिति बेहद ही चिंताजनक बन गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता लालचंद शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परेड ग्राउंड जैसे ऐतिहासिक स्थान की दुर्दशा हो चुकी है। शर्मा ने यह भी आरोप लगाए हैं कि शहर की नालियां पूरी तरीके से चौक हो चुकी हैं और गंदगी अपने चरम पर है, जिससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब राजधानी की यह हालत है तो बाकी शहरों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी में अगर आप जाएंगे तो देहरादून के अंदर एक स्मार्ट पार्क बना है, परेड ग्राउंड। उस स्मार्ट पार्क की ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पे सिर्फ सरकारी आयोजन होते हैं, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता है। और जो स्मार्ट पार्क बना है आज उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो है घास उगी पड़ी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। देहरादून के जो हमारे बड़े नाले थे उन्हें बंद तो कर दिया गया, लेकिन उनकी पानी की निकासी कोई जगह नहीं है। एक बारिश होती है तो पूरे शहर के अंदर पानी जो है लबालब भर जाता है। देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे 10 वार्डों का चयन किया गया था, लेकिन उन वार्डों के अंदर भी काम नहीं किया गया। बहुत सारी दीवारों पे चित्रकारी करने का काम किया गया, लेकिन आज वो दीवारें कहाँ चली गई, वो चित्रकारी कहाँ चली गई, किसी को पता ही नहीं है। तो और स्मार्ट सिटी का जो अब प्रोजेक्ट है, अब ये पता लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का जो लगभग दफ्तर ही बंद होने को आ गया कि काम पूरा हो गया। लेकिन ना तो बिजली की व्यवस्था स्मार्ट सिटी में कर सकी है। हाँ, ये जरूर है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे बिजली के स्मार्ट मीटर लगा के, पानी का स्मार्ट मीटर लगा के आम जनमानस को तंग किया जा रहा है। इसका लगातार हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को सीधे खाते में आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सरकार का दावा है कि वह किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन दावों की पोल को खोखला करार दिया है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता नवीन जोशी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि मंत्री खुद अपनी संपत्ति और आय को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों के लिए ठोस योजनाएं लागू की जाएं और मंत्रियों की संपत्तियों की जांच कर पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, गणेश जोशी जी किसानों की आय ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, 2,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मंत्री जी की आय स्वयं दुगनी हो गई है। किसान तो आज भी आत्महत्या कर रहा है। जो उन्होंने आपने वादे किए थे किसानों की आय दुगनी होगी, उनको समर्थन मूल्य अच्छा मिलेगा, ये तो कोई दिखने को नहीं मिल रहा है। आज अगर किसी की आय दुगनी हुई है तो गणेश जोशी जी की और राज्य के जो अन्य मंत्री हैं उनकी आय अधिक हुई है और उनपे आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे हुए हैं। उसकी कोई जांच नहीं कर रहा है। जनता चाहती है कि उसकी जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी, जब पैसा जब ये नेता लोग लेके बैठेंगे तो किसानों की आय कहां से दुगनी होगी। ये स्पष्ट है कि नेताओं की आय दुगनी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सावन का अंतिम सोमवार है और आपको बता दें कि भगवान शिव की आराधना के लिए देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के शिवालयों में पहुंचे हैं और जहां पर आपको बता दें कि लगातार जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। तो वहीं खासतौर पर कंखल के स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना में पूरे तरीके से लीन नजर आ रहे हैं। बारिश के बावजूद शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि भक्ति भाव और आस्था की बयार पूरे क्षेत्र में बह गई है। आपको बता दें कि मान्यता है कि सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है। कहा जाता है कि सावन भर भगवान शिव अपनी ससुराल कंखल में रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। और ऐसे में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व भी माना जाता है। श्रद्धालु की मान्यता है कि इस दिन शिव को जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान शिव की विशेष जो कृपा है वो भी प्राप्त होती है। बिल्कुल, वाकई में हम लोगों को तो एक आनंद ही का अनुभव हो रहा है। हम तो ऐसे आते ही रहते हैं, मतलब रोज का अपना ना यही का।
तो ज़्यादा है, मेरे को लगता है। अभी हम लोग दलित भंजन भी दुखभंजन भी गए थे, उधर भी ऐसे ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। मतलब अभी जो भगवान के मंदिर है बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ भाड़ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भगवान के बहुत आस्था है और सब लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे बारिश पड़ रही है तभी भी मतलब कोई वो ऐसा वो नहीं लग रहा कोई। किस तरह से कमी नहीं है, श्रद्धा बरकरार है। सभी शिव भक्त आप देख रहे होंगे, सभी अपना इंद्रदेव भी प्रसन्न है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे भी हम प्रत्येक सोमवार को दर्शन करने आते हैं। तो यही तो श्रद्धा है। देखो सावन मास चल रहा है वैसे भी, तो भगवान की श्रद्धा में सभी अपने विलीन है। सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है इनके एक तरह से माना जाता है कि ससुराल भी है, तो ये यहीं पर रहते हैं, कनखल में आवास भी रहता है, तो इस वजह से आज वैसे तो और हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा शांत है माहौल। इस वजह से हमारे दर्शन भी जल्दी हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। मैं 4-5 साल बाद आ रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे सती माता सती हुई थी और दक्ष जी के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। कुछ इस वजह से भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे। और बाकी मन की श्रद्धा है। आपका किस तरह से दर्शन हुए आज यहाँ पर? यहाँ पे खुले दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उससे पहले जब कभी हम आते थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहता था। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हालात गंभीर बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद्र शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरे तरीके से चरमरा गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है और कई मामलों में महिलाएं जमीन पर बच्चों को जन्म देने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजेस के हालात वर्षों से जस के तस बने हुए हैं। डॉक्टरों और संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़ों और दावों के सहारे पीठ थपथपा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि शर्मा ने सरकार से मांग की है कि वह जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं और केवल प्रचार की बजाय वास्तविक काम करें। बच्चे जो है फर्श के ऊपर हो रहे हैं। केदारनाथ के अंदर क्या हालत है सबके सामने है। देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून के अस्पतालों की क्या स्थिति है। अभी हम इससे पहले भी माननीय जो सचिव है स्वास्थ्य है उनसे मुलाकात करी और हमने बहुत सारी बातों का वहाँ पर उल्लेख किया है कि कोरोनेशन अस्पताल है, दून अस्पताल है, उसके अंदर क्या स्थिति है। एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। यात्रा के दौरान आपने देखा हो कि स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल था। वहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिली और आज भी पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे और स्टाफ नहीं है। देहरादून के अंदर बहुत सारी जगहों पे स्टाफ नहीं है। हमारे प्रेम नगर का जो चिकित्सालय है उसके अंदर स्टाफ की बहुत सारी कमी है। और सबसे बड़ी बात है हेली एम्बुलेंस सेवा की बात करी थी, आज तक वो एम्बुलेंस सेवा हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ है। तो ये सिर्फ एक माननीय धन सिंह रावत जी जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कीर्तिमान ही दिख रहे हैं ये कि मरीज जो है लाइन में खड़ा हुआ है, दवाई नहीं है अस्पतालों की। ये मनोचिकित्सक दवाई लिखता है तो दवाई नहीं मिल पा रही है। तो हमारा ये कहना है कि खाली बयानबाजी ना करे, धरातल पर आकर सरकार काम करे। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कल रात्रि से भारी बारिश हो रही है और जिसके कारण पूरे तरीके से रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि मुनस्यारी मोटर मार्ग में कल रात भारी बारिश होने के कारण रातीगाड़ में पूरी सड़क ध्वस्त हो गई और जहां रातीगाड़ में नाला इस कदर बह रहा है कि लोगों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रशासन से कहा है कि इस जगह को प्रशासन के द्वारा होमगार्ड या फिर पुलिस की तैनाती की जाए, जिससे कि लोग इधर उधर जा रहे हैं तो वहीं आपको बता दें कि उन पर निगरानी बनी रहे, अन्यथा रातीगाड़ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री के सुशासन संकल्प के तहत जिले में जल संकट के समाधान को लेकर प्रशासन प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 20 अप्रैल से 24 घंटे कंट्रोल रूम में 7 विभागों के अधिकारी तैनात हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 251 शिकायतों में से 247 का समाधान भी हो चुका है। डीएम सविन बंसल के निर्देश में दिए गए सभी मौसम के जो
जल आपूर्ति बाधित ना हो। तो वहीं आपको बता दें कि उनकी ओर से तमाम निर्देश दिए गए हैं कि समस्याओं का समाधान उसी समय पर किया जाए। और जाखन और राजेंद्र नगर में भी गंदे पानी की शिकायतों पर कार्रवाई हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि ट्यूबवेल, नलकूपों की निगरानी व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर को भी जारी किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पत्नी को बात बात पर बंदूक दिखाने वाले यश यादव पर डीएम सविन बंसल ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि पीड़ित पत्नी की शिकायत पर डीएम ने आरोपी का शस्त्र लाइसेंस था उसे निलंबित कर दिया है और जहां पर शस्त्र को भी जब्त कर लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि लाइसेंस की निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसमें कि पत्नी ने आरोप लगाया है कि आरोपी दहेज मांगता था और हथियार दिखाकर लगातार धमकाता रहता था और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की भी शिकायतें सामने आई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आयुक्त अधिनियम व नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। खबर देहरादून से है, जहां जल्द ही स्वयं संचालित पार्किंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे शहर में पार्किंग की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। तो वहीं यह पार्किंग जो सुविधाएं हैं वो आधुनिक तकनीक से लैस होंगी, जिसमें वाहनों और कुशलतापूर्वक पार्क करने की सक्षमता होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह जानकारी दी है कि देहरादून में विशेष रूप से व्यवस्था के क्षेत्रों में साथ ही साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां पर स्वयं संचालित पार्किंग प्रणाली इस समस्या का समाधान करेगी। तो वहीं इस प्रणाली में वाहन व स्वयं चालित लिफ्ट या रैंक के सिस्टम के द्वारा पार्क भी किए जाएंगे और जिससे कि जगह का अधिकतम उपयोग होगा और पार्किंग की प्रक्रिया भी तेज होगी, तो साथ ही साथ कुशल भी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने साथ ही जानकारी दी कि पहले ऑटोमेटेड जो पार्किंग है उसका निर्माण लेसडाउन चौक से गांधी पार्क और परेड ग्राउंड के माध्यम से गुजरने वाले मार्ग पर, तो वहीं दूसरी पार्किंग का निर्माण लेसडाउन चौक पर तिब्बती मार्केट के सामने बहुउद्देशीय खेल भवन के पास और तीसरी पार्किंग कोरोनेशन अस्पताल में तैयार की जाएगी, जहां पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही करेंगे। स्पॉट्स पे फर्स्ट फेज में मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग को टेकअप किया गया था। कोरोनेशन में ऑलरेडी हैंडओवर किया जा चुका है। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पब्लिक पार्किंग के लिए स्पेस रिलीव हो चुका है। सेकंड हमारा परेड ग्राउंड आउटर, उसका भी कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड है हमारा तिब्बती मार्केट, उसका ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। और फोर्थ है हमारा बिहाइंड सीडीओ ऑफिस विकास भवन, जहाँ पे अत्यधिक संख्या में हमारे अधिकारी लोग बैठते हैं, स्टाफ है और पब्लिक का आवागमन होता है। तो 4 स्पॉट पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्द पब्लिक को डेडिकेट की जाएंगी ऑनरेबल सीएम द्वारा ये सभी ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायतों में चुनाव के दौरान भी और रिजल्ट आने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को मनमाने ढंग से लागू करने का काम किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि देहरादून जनपद में भी नियम विरोध आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन कांग्रेस उससे घबराने वाली नहीं है, बल्कि महिला कैंडिडेट्स को अध्यक्ष पर खड़ा करके चुनाव जीतने का काम करेगी। खबर देहरादून से है, जहां आज सभी स्कूलों को बंद किया गया है। आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते प्रदेश भर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया और जहां सुबह 6:55 पर छुट्टी का आदेश दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। देहरादून के कई इलाकों में कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बिजली के चमकने की भी आशंका जताई गई है और स्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया और जहां स्थिति को देखते हुए डीएम ने सभी शासकीय, गैर शासकीय और निजी स्कूलों में आज यानी कि सोमवार को छुट्टी घोषित की है। तो वहीं बताते चले कि प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी।
हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने मंगलोर विधानसभा से अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बताते चले कि करतार सिंह भडाना ने जनसभाओं को संबोधित कर लोगों को आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं भडाना ने कहा कि वह हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां लोगों ने उन्हें अपना जो वोट है अमूल्य दिया था। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने घोसीपुरा गांव में 5 लाख रुपए और मुंडलाना गांव में 15 लाख रुपए देने की बात कही ताकि वहां पर विकास कार्य कराए जा सके। अब खबर ऋषिकेश से है जहां पर लक्ष्मण झूले के पास नीलकंठ मार्ग पर 22 व्यक्तियों का एक समूह रास्ता भटक गया। जी आपको बताते चले कि समूह के रास्ता भटक जाने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए तुरंत मौके पर पहुंची और जहां एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने फॉरेस्ट टीम के साथ मिलकर सभी 22 व्यक्तियों को सकुशल ढूंढकर भीमगोड़ा बैराज पर लाकर पुलिस को सौंप दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।